जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने नॉर्मेलिटी को एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझा था। ठीक है, और आज भी हम अपने नए टॉपिक मोल फ्रैक्शन को एकदम डीपली समझेंगे, एकदम उसी अंदाज में जो अंदाज में हमने कल समझा था, स्टोरी टेलिंग अंदाज में। ठीक है, उसी अंदाज में हम मोल फ्रैक्शन को समझेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ ये क्लास करने के बाद आपका मोल फ्रैक्शन का हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं हूँ आपका प्यारा भाईजान जो आपकी हर केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमें क्या पढ़ना है? मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। फ्रैक्शन, यहाँ पर बच्चे जरूर गलती कर आते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं इसको। मार्कर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन दरअसल होता क्या है, ये इसका काम क्या होता है, ये बताता क्या चीज़ है? मोल फ्रैक्शन बताता है कि किसी भी विलियन का या मिश्रण का, मोल फ्रैक्शन क्या बताता है कि किसी भी विलियन या मिश्रण के अंदर जो कुल टोटल कण है उनका कितना हिस्सा किस एक कंपोनेंट का है, ये कौन बताता है? मोल फ्रैक्शन बताता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है मेरा, टोटल मोल्स में से किसी एक मोल का हिस्सा बताना, वो क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे क्या बोला मैंने, वैसे आपको पहले डेफिनेशन ही लिखवा देते हैं। क्या बोलता है ये कि किसी भी विलियन या मिश्रण किसी भी विलयन या मिश्रण के कुल कणों में ठीक है, कि कुल कणों के अंदर कितना हिस्सा किस कण का है। किसी एक कण का, एक कंपोनेंट बोलते हैं ना उस कंपोनेंट का। ठीक है, कंपोनेंट का हिस्सा निकालना क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि टोटल मोल्स में से इसका सीधा डायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि टोटल मोल्स में से किसी एक मोल का फ्रैक्शन निकालना, एक मोल का हिस्सा निकालना। ठीक है, टोटल मोल्स में से किसी एक मोल का हिस्सा निकालना क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये समझ ना आया हो, डेफिनेशन इसकी थोड़ी वैसी है, तो मैं आपको आसान तरीके में समझाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं इसको क्या होता है। मानकर चलिए आपके पास 2 आम हैं और 2 सेब हैं। ठीक है, 3 सेब हैं। ठीक है, दोनों को जोड़कर है तो ये फ्रूट कैटेगरी में, तो दोनों को जोड़कर हमारे पास टोटल कितने फ्रूट हैं? 5 फ्रूट है। अब इन्हीं 5 फ्रूट को किसी एक बकेट में डाला जाता है। ठीक है, एक डिब्बे में डाल दिया जाता है या एक थैली में डाल दिया जाता है पांचों फ्रूट्स को। तो उस थैली के अंदर फ्रूट्स में से कितना हिस्सा आम का है, कितना हिस्सा सेब का है, ये कौन बताता है? मोल फ्रैक्शन बताता है। जैसे आम, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, आम आम वगैरह इसके अंदर नहीं होता, फ्रूट वगैरह नहीं होता इसमें सोल्यूशन वगैरह होता है, सोल्यूशन मिक्सचर मिश्रण ये सब होता है, ये नहीं होगा उसमें। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 फ्रूट है टोटल एक थैली में या एक बकेट में या एक डिब्बे में। ठीक है, तो उनमें से आम का कितना हिस्सा है? 2/5वां हिस्सा। उसी तरह सेब का कितना हिस्सा? 3/5वां हिस्सा। उसी तरह बस एक सोल्यूशन के अंदर मोल्स का होता है, उसी तरह से एक सॉल्यूशन के अंदर मोल्स का होता है कि कितना हिस्सा उसमें सॉल्यूट का है, कितना हिस्सा उसमें सॉल्वेंट का है। ये कौन बताता है? मोल फ्रैक्शन बताता है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है, बस ये बात मैं आपको समझाना चाहता था क्या मोल फ्रैक्शन में क्या होता है। ठीक है, तब इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसको लिखिए पहले, जल्दी से समझने के लिए आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है,
चलिए, ये सब लिख लिया होगा आप सबने, ठीक है। लिख लिया है तो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये मिटा देता हूँ, बस आगे मैं यही लिख देता हूँ क्या होता है, ये वाला भी मिटा ही देता हूँ। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। देखिए, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, अब ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने समझ तो लिया क्या होता है मोल फ्रैक्शन, लेकिन इसकी डेफिनेशन बुक्स में थोड़ी अलग दी होती है। क्या कहती है डेफिनेशन? कहती है कि मोल फ्रैक्शन एक्स किसी कंपोनेंट के मोल्स और कुल मोल्स का रेशो होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? मोल फ्रैक्शन एक्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक्स किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी कंपोनेंट्स का, किसी भी कंपोनेंट के मोल्स और कुल मोल्स का रेशो होता है। फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट या कंपोनेंट के मोल या और कुल मोल्स रेशो होता है। ये कौन कहता है? डेफिनेशन कहती है। डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। ये मैंने सिंपल भाषा में समझाया, डेफिनेशन के हिसाब से ये बनता है। अब फॉर्मूले के हिसाब से, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनता है, तो डेफिनेशन से फॉर्मूला कैसे बनता है? क्या कहता है फॉर्मूला? कहता है कि अगर ए कंपोनेंट, अगर कोई कंपोनेंट ए है, उसके मोल्स क्या है? N1 है, और एक कंपोनेंट बी है, उसके मोल्स कितने हैं? N2 है। तो हमारे पास इसका आता है एक्स ए। हमें बोला जाता है कि एक्स ए यानी कि ए कंपोनेंट के मोल्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? N1/N1 + N2, यानी कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जितने मोल्स सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि ये दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो इन्हीं दोनों के मोल्स जोड़ेंगे, इन दोनों के मोल्स जोड़ेंगे नीचे, तो कुल टोटल आ गई नीचे और एक मोल्स आ गया ऊपर, जो हमें निकालना है। देखो, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स और कुल मोल्स का रेशो, ये रेशो आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर एक्स बी के निकालने हैं, N1/N1 + N2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर बस ये सेकंड वाला हो जाएगा। ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन, सिंपल तरीके से। और एक बात जरूर याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कि दोनों मोल फ्रैक्शंस का सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, ये बात भी याद रखनी है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। दोनों की वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए जोड़कर। ये कंसेप्ट भी याद रखना है कि दोनों की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए जोड़कर? इसके बराबर आनी चाहिए, 1 के, ठीक है। तो लिखिए इसको, फॉर्मूलाज को, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है। इसके अंदर एक फॉर्मूला और होता है डेंसिटी के हिसाब से। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। अब कई बार क्या होता है, पहले आपको ना मैं एक इसका एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। एक फॉर्मूला और होता है, एक्चुअली होता क्या है, होता यही फॉर्मूला है सेम, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव हो जाता है। इसमें क्या गिवन होता है आपको? मोल्स गिवन होते हैं या निकालने होते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इस तरीके से भी उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन करना होता है जल्दबाजी में, जैसे एनडीए लेवल के बच्चों को हो गया, उनको जल्दी में क्वेश्चन करना होता है। ऐसा नीट और जेडब्ल्यू वालों को क्या है, थोड़ा लंबा लिखना है, लेकिन जो एनडीए वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी ना लिखना है लंबा, उनको शॉर्ट फॉर्म में करना होता है, तो वो डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं, देखिए इसी तरीके से उनको क्या गिवन होता है, उसमें मास गिवन होता है, मोल्स गिवन नहीं होते डायरेक्ट, और मोलर मास गिवन होता है, मोलर मास गिवन होता है। अब क्या करेंगे नीट वाले बच्चे, तो इनका पहले मोल्स निकालेंगे दोनों के, यानी कि एक्स ए के भी मोल्स निकालेंगे, सॉरी कंपोनेंट ए के भी मोल्स निकालेंगे और कंपोनेंट बी के भी मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के बाद वो ये फॉर्मूला लगाकर इन दोनों कंपोनेंट्स की, तीनों कंपोनेंट्स का क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। लेकिन एनडीए वाले बच्चों के पास एक टाइमिंग नहीं होती इतनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और पेपर में नंबर बहुत कम आते हैं, क्योंकि अटैम्प्ट में बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं हमारे पास उस टाइम पे,
बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं, पेपर में बैठकर दिमाग चलना बंद हो जाता है। जैसे आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की, लेकिन पेपर में जाकर दिमाग खराब होने लग जाता है। टाइमिंग भी अब चाहे आपकी अच्छी हो, लेकिन पेपर में बैठकर जो दिमाग का हाल होता है ना, वो बुरा होता है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा, जरूर चिंता मत करो इसके ऊपर। लेकिन अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना ये दिमाग से निकल जाएगा। पहले इसके ऊपर करते हैं, फिर मैं इसके ऊपर बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। है यही फॉर्मूला, बनाएंगे इसी फॉर्मूले से हम। ठीक है, इसको लिखिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इसका एग्जाम्पल करा देते हैं एक। चलिए, लिख लिया होगा, फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या बात मैं कह रहा था। फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। आज हम इसके थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास में एक मैं आपको बता ही देता हूँ आज क्या करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में क्या होगा, हमने अभी तक जितना भी किया है मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ क्या करेंगे, हम क्या क्या करेंगे, मैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। 10 ग्राम NaCl को 90 ग्राम H2O में घोला गया है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल फ्रैक्शन निकालो। तो NaCl का, ठीक है, अब आपको बोला गया NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, दोनों के बोला गया है, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालोगे, निकालो, फिर कैसे निकालोगे, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी 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 करो, जल्दी करो। और आपको NaCl का मोलर मास गिवन है 5.85। ठीक है, NaCl का मोलर मास आपको गिवन है, NaCl का मोलर मास आपको गिवन है। H2O का होता है हमारा मोलर मास 18। ये सब तो पता ही है ना मोलर मास क्या होता है, कब के करते आ रहे हैं मोलर मास के बारे में। ठीक है, तो करो इसको क्वेश्चन को पूरा। चलिए मैं करवा देता हूँ। NaCl के मोल्स निकाल लो। नमक आप खाते हो ना घर में, नमक, उसकी बात कर रहे हैं हम। 10 ग्राम मास बाय मोलर मास होता है, मास बाय मोलर मास, मोलर मास ये रहा 58.5। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ, वरना स्टोरी टेलिंग में समझाता, मैं कल की तरह समझाता, जैसे स्टोरी कल सुनाया थी आपको। ठीक है, आज भी मैं स्टोरी टेलिंग में ही सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ सिंपल तरीके से। ठीक है, सिंपल तरीके से कर लेते हैं पहले। तो इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्स 0171 आएगा। अप्रोक्स आपका यही आने वाला है 0717। ठीक है, क्या आने वाला है 0171। ठीक है, ओके, करके देखना आप लोग इसको। उसके बाद आपको इसके भी मोल फ्रैक्शन चाहिए भाई, इसके भी तो मोल फ्रैक्शन चाहिए होंगे, सॉरी मोल्स चाहिए होंगे, मोल फ्रैक्शन तो बाद में निकलेगा, मोल्स चाहिए। तो मोल्स इसके भी कैलकुलेट कर लो भाई। H2O के मोल्स यानी कि द्रव्यमान बाय मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, तो क्या आएगा, H2O का मोलर द्रव्यमान 18 होता है और कितने ग्राम है, 90 ग्राम है। काट दो, 18 पंजे 90, 5 मोल आ गए। सबसे पहले आप A का मोल निकाल लीजिए, A के मोल्स निकाल लीजिए, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो अब इसका निकाल लीजिए। तो A का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ये लगता है फॉर्मूला N1, मैं फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, साइड में क्या, यहीं पर लिख देता हूँ, बाद में वहाँ लिख देंगे। N1 + N2, ये आ जाएगा X, B वाला लिखना है तो N2/N1 + N2। ये दो फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन फार्मूलाज। ओके, देन अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है पहले ए के निकालने हैं। तो ए वाला ये हो गया कंपोनेंट NaCl, NaCl के निकालो, X NaCl। ए तो मैंने वैसे लिख दिया, ए कंपोनेंट NaCl आ गया। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने हैं, 0.171 आ गया। ठीक है, और आपको N10171 आ जाएगा, यहाँ पर भी +5 आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्स इसका आंसर आपका आएगा 0171 डिवाइडेड बाय 5.171। ठीक है, अप्रोक्स इसको डिवाइड करने के बाद, अप्रोक्सीमेटली आपके पास डिवाइड करने के बाद 0.033 अप्रोक्स बचेगा।
निकाल के देख लेना, आसपास ही बचेगा 0.033 अप्रोक्स। ठीक है, तो NaCl के मोल फ्रैक्शन निकालने थे, तो NaCl के मैंने निकाल दिए, आपको पता चल गया कैसे निकालने हैं, इसके आप लोग निकाल लेना। ठीक है ना, इसमें क्या करोगे, H2O वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे। ठीक है, H2O वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे। ठीक है, हो गया, समझ आया, इसको लिखिए। फिर हम समझते हैं कि सेकंड फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड फॉर्मूला एक होता है ना, देखिए अभी तो आपको देखिए मोल्स गिवन थे, अभी आपको क्या गिवन था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ग्राम। आपने क्या किया, अब नीट वाले बच्चे, JEE वाले बच्चे ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, ऐसे उनको प्रोसीजर करना पड़ेगा। लेकिन NDA वाले बच्चों का क्या हाल होगा, NDA वाले बच्चों का क्या भाई, उसका भी मैं इलाज बताता हूँ। पहले इसको लिखिए आप लोग, लिखा है इसको, जल्दी लिखिए, जल्दी 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 लिखिए, टाइम नहीं है, लिख लिया। चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले के अंदाज में सॉल्व कर लेते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है N वाला, N1 वाला। कई बार बच्चे ना एक कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास ना बुक्स में दो दो फॉर्मूले दिए होते हैं, वो दो फॉर्मूले नहीं है, एक तरह से ऐसे ही है। देखिए N1/N1 + N2 ये होता है एक फॉर्मूला, आपको पता ही है बेसिकली। N और XB का भी एक फॉर्मूला होता है N1/N2 +। ठीक है, ये फॉर्मूला एक होता है, दोनों पे यही होता है। अभी तो सर आपने यही बताया था भाईजान। ठीक है, लेकिन भाईजान आपने फॉर्मूला तो यही बताया, तो उन फॉर्मूलों में इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला और होता है बुक के अंदर, आप चेक करना, एक फॉर्मूला और होता है बुक के अंदर। कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रदीप्स की बुक में मिलेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, XA, सेम सेम यही आएगा। लेकिन ये क्या है, ये N1 क्या है, N1 का मतलब आपको पता है क्या होता है, मोल्स होते हैं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट A। अभी भी मैंने समझाया था जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था मोल फ्रैक्शन का, क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ A, मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, मोल्स ऑफ कंपोनेंट A। और वही बात याद कीजिए, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मोलर मास होता है, मास बाय मोलर मास। मास को वेट मान लो, वेट ही होता है मास भी, तो वेट बाय, यानी कि W लिख दूं, WA/MA लिख दिया, मोलर मास, यानी कि वेट बाय मोलर मास। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ लिखनी होती है। ये देखिए N1 है, तो N1 की जगह मैंने ये दोबारा से लिख दिया WA/MA, सेम है ना। ये आ गया आपका मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मोलर मास, मोल्स का फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद WB/WMA, ठीक है ना। देखिए मोल्स निकालने का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। हिंदी में भी बता देता हूँ, द्रव्यमान बाय, यानी कि द्रव्यमान के बटे में मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। और मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है वो भी मैं बता देता हूँ, कई बच्चों को तो यही नहीं पता चला होगा अभी तक। H2O ये होता है मोलर मास। अब इसका निकालना है मोलर मास, तो इनका तो फिक्स होता है, NaCl का 58.5 होता है, ये लिखा हुआ है इसमें, तो गिवन दे दिया गया है इसका। तो H2O का नहीं गिवन होता। देखिए H2O के लिए आपको इसका मोलर मास निकालने के लिए 1 और 1 इसका मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल सबने पता है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पता है। पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जमा होते हैं, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जमा होते हैं। ठीक है, तो मोलर मास के अंदर क्या होगा, मैंने कई बार समझा लिया वैसे मोलर मास। ठीक है, तो ये रहा एटॉमिक मास, ये रहा एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ये रहा, और इसके अंदर क्वांटिटी देखो, अब कितनी क्वांटिटी है इस फॉर्मूला में इसकी, हाइड्रोजन कितनी, 2, हाइड्रोजन कितनी, 2 गुना, यानी क्वांटिटी गुना है एटॉमिक मास। ठीक है, प्लस एटॉमिक मास 1 होता है हाइड्रोजन का। अब ऑक्सीजन की बारी आ जाए, क्वांटिटी कितनी, H2O में क्वांटिटी कितनी, एक ही तो है, एक आ गया। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 8-16 होता है, ऑक्सीजन 8-16 होता है, तो 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 16 = आ गया 18। ठीक है, इसका मोलर मास कितना आ गया, 18 आ गया, तो निकालना आ गया मोलर मास।
आपको क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास गिवन होना चाहिए या याद होना चाहिए यार। पीरियोडिक टेबल में इतनी चीज़ें तो याद कर सकते हो, ये तो बेसिक है। कम से कम 30 एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, ये सब याद होने चाहिए यार। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नियोन, निकल, यार ये तो छोटी मोटी चीज़ें, एल्युमिनियम, सल्फर, कॉपर, सब याद होने चाहिए, ठीक है। कैल्शियम, और याद सिर्फ ये नाम नाम याद नहीं होने चाहिए इनके, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को देखकर बच्चे कहते हैं सर एक फॉर्मूला ये आ जाता है और एक फॉर्मूला ये, यार ये फॉर्मूला यही तो है। कौन कहता है ये अलग फॉर्मूला है? कौन कहता है ये यही अलग फॉर्मूला है? ये यही तो फॉर्मूला है। बस इसमें क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया, इसमें वेट और मास में बांट दिया इसको, बस वेट और मोलर मास में बांट दिया बस। और क्या चीज़ थी इसमें? कुछ भी नहीं था अलग, सब सेम था। अब लोग इसको पता नहीं कहाँ पहाड़ बनाकर बैठे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है यार, सिंपल है फॉर्मूला। देखो इसका भी सेम होगा। कैसे? अब आप ऐसा करो, देखो मैं फॉर्मूला करके दिखा रहा हूँ। मैं XA के ही निकाल देता हूँ, NaCl के ही निकाल देता हूँ, NaCl के निकाल देते हैं, ठीक है, NaCl के। अब वेट कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है NaCl, 10 ग्राम दिया हुआ है। और मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, यानी कि मोलर द्रव्यमान यार, द्रव्यमान होता है 58.5, फिक्स होता है। ये क्वेश्चन में दिया भी रहता है, गिवन भी रहता है, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन देखा है ये, ठीक है। ये आ गया W/ma, W/ma, W क्या होता है, W/ma तो सर ये वाला ही तो है ये। तो ये सीधा उठाकर नीचे लिख दो 58.5 प्लस ऑफ WB, यानी कि वेट ऑफ कंपोनेंट B, कितना मास है 90 ग्राम, ठीक है। कितनी क्वांटिटी, यानी कि 90 ग्राम भार द्रव्यमान है, ठीक है, 90 ग्राम आ गया। मोलर मास ऑफ H2O, अब ये भी निकाल के दिखाया H2O का मोलर मास। जिसको नहीं निकालना है दोबारा रिपीट में देखे, ठीक है, दोबारा रिपीट करें। 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.171 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.171 आएगा। अप्रोक्सली हमारे पास बचता है आंसर, वहीं आ जाती है बात सेम, क्योंकि क्वेश्चन सेम था तो फॉर्मूला भी सेम, फॉर्मूला जो है ये वही आंसर निकालेगा, आगे पीछे कुछ आंसर बाद चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम ही निकालेगा 171 प्लस, ठीक है, हो गया, यही होगा सर, ठीक है। ये आंसर यहाँ नहीं आएगा, ये वाला नहीं, ये आएगा आंसर 0.171 डिवाइडेड बाय 5.171 इज इक्वल टू 0.033। देखो वहीं आया ना, अप्रोक्स, अप्रोक्स आएगा। अप्रोक्स का मतलब होता है आगे पीछे कहीं ना कहीं। 34 आ सकता है, यहाँ 32 आ सकता है, लास्ट में कुछ भी आ सकता है, एनीवन, ओके, क्लियर। लिखिए इसको, ये फॉर्मूले से घबराना नहीं है, फॉर्मूला सेम होता है, कोई फॉर्मूला अलग नहीं होता, ये सेम फॉर्मूला है। कई बच्चे इसको पहाड़ बनाकर बैठ जाते हैं यार, दो दो फॉर्मूले कहाँ से याद करें। अरे तो कहाँ सा पहाड़ है इसमें, बताओ मुझे, कहाँ पहाड़ है इसमें? आसान है यार, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान चीज़ है। केमिस्ट्री बिल्कुल आसान होती है, केमिस्ट्री सर आसान, वाह, पहली बार किसी इंसान ने केमिस्ट्री को आसान बोला। अरे हर कोई बोलता है केमिस्ट्री को आसान, ठीक है, समझ आनी चाहिए, आसान अपने आप हो जाएगी, ठीक है, लिख लिया। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते, क्योंकि क्वेश्चन समझाना था मुझे, फॉर्मूला ये कंसेप्ट अलग से समझाना था, लेकिन क्या करूं, अब इंटरेस्ट इतना बन गया कि मैंने इसी में समझा दिया, इंटरेस्ट इतना बन गया कि मैंने इसी में समझा दिया आपको। ये क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है कि आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, उसी के जस्ट नीचे आपको एक फॉर्मूला और दिया जाता है, क्या आ जाता है कि ये भी मोल फ्रैक्शन का है, कि ये भी मोल फ्रैक्शन का है।
तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि इसको यूज़ करें या इसको करोगे यूज़, दोनों का फ़र्क एक ही है, बस यही फ़र्क है। अभी उसमें अलग अलग चीज़ें टर्म दी गई है, उसमें अलग दी गई। अब डायरेक्टली क्या करते हैं, मैंने डायरेक्टली के लिए क्यों बोला था ये वाला कोई फॉर्मूला ज़रूरी होता है, जो मैंने अभी भी कराया था ना, ये डायरेक्टली के लिए क्यों फ़ायदेमंद होता है। डायरेक्टली के लिए ये फ़ायदेमंद होता है कि पहले आप उसके मोल्स निकालोगे, फिर नीचले वाले के मोल्स निकालोगे, फिर साइड वाले के मोल्स निकालोगे, निकालने के बाद उनको डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन करोगे। इतना सब झाम करने का टाइम नहीं होता, डायरेक्टली क्वेश्चन करना होता है। अब आपको मोलर मास गिवन है, मास गिवन है, डिवाइड, बस सीधा फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा। इतना एक टाइम होता है। एनडीए वालों को 120 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के होते हैं उनके लिए भी उनको 2.5 घंटे मिलते हैं, और 150 क्वेश्चन उनको 2.5 घंटे के मिलते हैं। जीएटी का जो एग्ज़ाम होता है 150 क्वेश्चन करने होते हैं 2.5 घंटे में सिर्फ। और ये भी नहीं है तुक्के मार सकते हो, तुक्के भी नहीं मार सकते भाई, उसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, 1/4 की होती है, 1/4 की सबसे हाईएस्ट मार्किंग होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो इसलिए उसको थोड़ा संभल कर करना पड़ता है। तो इसलिए आपको सही कंसेप्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भी ये मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे उसके, ठीक है। समझ आया इतना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन, चलिए अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख के लाया हूँ, क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। और मैं कल की क्लास में क्या कराया जाएगा वो भी आपको आज डिटेल्ड बताकर जाऊँगा, ठीक है, बताकर जाऊँगा मैं आज आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 2 मोल ए और 3 मोल बी को मिलाया जाता है, ठीक है। ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सेम, दोनों का सेम है, ठीक है, निकालिए, ये बोला गया है, ठीक है। तो निकालो भाई, कैसे निकालेंगे, निकालो, इंटेलिजेंट हो तुम लोग तो निकालो, कैसे निकलेगा। मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये 12 नहीं है, ये 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब निकालो जल्दी जल्दी, हरी अप, टाइम नहीं है इतना, जल्दी निकालो। देखो कंपोनेंट ऑफ ए, जब मोल डायरेक्टली आपको गिवन हो ना, ठीक है, इसके 3 मोल्स, इसके 3 मोल गिवन है, ठीक है, ये 3 है भाई, 3 मोल इसके गिवन है, और ए के भी 2 मोल्स गिवन है। ए इज इक्वल टू 2 मोल्स, बी इज इक्वल टू 3 मोल्स। जब आपको मोल्स डायरेक्टली गिवन हो ना, तब फॉर्मूला पुट डायरेक्टली कर देना चाहिए, एन ए इज इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्टली पुट कर दो, फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा n1/n2, n1 प्लस n2, ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू n1 प्लस n1 प्लस n2, यहाँ पर 2 आएगा ना, बी है तो 2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली पुट कर दो यार, 2 मोल्स आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है 3 आ जाएगा, इसको भी आप कर दो डायरेक्टली, यहाँ एक्स ए लिख लो, यहाँ एक्स बी लिख लो, ठीक है, लिखा। तो सेम है भाई, इसका 3 दिए गए हैं बी के मोल्स, तो 3 + 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 एक्स बी, और ये आ जाएगा आपका 2/5, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, 3/5 एक्स ए निकाल लो भाई, डिवाइड कर दो इसको 5 को, ठीक है, 5.0, 0 का 0 आ जाएगा, 500 क्योंकि जाएगा ही नहीं है, ठीक है। तो और आगे करोगे आप, 0 लगी पीछे 2 के, तो 5 के 20, ये आ गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पहले ये आ गया 0.4, इधर आएंगे, ठीक है, इधर आ जाएगा 0.6, एक्स बी अप्रोक्स 0.6 आएगा, 5.00 आ गया, 0.56, ठीक है भाई, ठीक है, 5 के 30 होते हैं, ठीक है, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था यार, मोल्स गिवन थे, डायरेक्टली मैंने पॉइंट पुट कर लिया और आंसर आ गया, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
5 मोल H2O, यहाँ पर लिख देते हैं इसको 2 को इसके साथ, 5 मोल H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और ठीक है 5 मोल हाइड्रोजन गैस और 5 मोल N2 गैस नाइट्रोजन गैस, ठीक है 5 मोल्स नाइट्रोजन का मिश्रण, ठीक है मिश्रण का मतलब इंग्लिश वालों के लिए, अंग्रेजों के लिए क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। गैस का मोल फ्रैक्शन निकालो। अब ना इस गैस वाले में अलग ही तरीके का होगा, ठीक है निकालो। गैस वाले में थोड़ा अलग क्या रहेगा बस, ठीक है गैस वाले में एक कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है गैस वाले में एक कंसेप्ट यूज़ होगा। क्या कंसेप्ट है वो, देखिए अब आप मोल्स की बात कर रहे थे, सोल्यूशन की बात कर रहे थे, जहाँ तक आप मोल्स में बात कर रहे थे, जहाँ तक आपने किसकी सोल्यूशन की बात की है, किसी मिश्रण की बात की है, सोल्यूशन की बात की है, किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की है। वैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, किसी भी तरह के यानी कि लिक्विड या सोल्यूशन की बात की है, मतलब कहने का ये है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि आपने मोल्स में यूज़ किया है इनको, लेकिन अब की बार उसने बोला गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है। गैस के मोल फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्या होगा, गैस के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, यानी कि जो जितने भी मोल्स दिए हों, ठीक है। वैसे आप फॉर्मूला डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब इसका यही होता है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर जितना टोटल है उसका, ये फॉर्मूला गैस के लिए लगेगा एक्स ए के लिए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बाकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दोनों के मिलाकर, दोनों के मिलाकर, यानी कहने का क्या है पी ए प्लस पी बी, ये आंसर आ जाएगा। सेम है तो करो भाई, इसका पी ए कितना दिया गया है, 5 मोल्स दिया गया है, और ये कितना दिया गया है पी टोटल, यानी कि पी ए कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ये तो बी वाला 5 मोल दिया गया है, तो 5/10 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, 0.5 आ जाएगा, तो एक्स ए निकल गया। और अब डायरेक्टली आपको आगे करने की ज़रूरत क्वेश्चन है ही नहीं है, क्योंकि क्या क्या कंडीशन क्या कहती है कि अगर इक्वल मोल्स है, इक्वल मोल्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन भी इक्वल होगा, इक्वल। बिकॉज, क्योंकि क्योंकि देखिए इसके भी 5 मोल्स हैं और इस नाइट्रोजन गैस के भी 5 मोल्स हैं, तो हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा आगे चला जाएगा, ठीक है, आगे करेगा वो, उस पर टाइम वेस्ट अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जो ये क्वेश्चन इसी में करने में सोल्व है, आगे करेगा तो मतलब वो वेस्ट करेगा नाइट्रोजन का निकालने में। ठीक है, ये कैलकुलेशन वगैरह करेगा, फिर वही आंसर आएगा, फिर देखेगा यार वहीं से ना सही हो जाता। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद रखो कि इक्वल मोल्स हो तो इक्वल क्या बराबर के किसके होते हैं, मोल फ्रैक्शन भी बराबर हो जाता है। तो N2 का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, N2 का मोल फ्रैक्शन भी सेम आ जाएगा 0.5। ये कंसेप्ट जिसको नहीं पता होगा वो आगे करेगा पागलों की तरह, अपना टाइम वेस्ट करेगा। वही टाइम अगर वो दूसरे क्वेश्चन पर लगाए तो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको कंसेप्ट पता चल गया तो आपको सीधा डायरेक्टली करना है। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक विलियन है, ठीक है, एक विलियन के मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन गिवन है आपको, मोल फ्रैक्शन 0.25 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन नहीं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यानी कि सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, विलायक, हिंदी में विलायक बोलते हैं। विलायक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है।
इसके अंदर कंडीशन लगेगी, क्या कंडीशन लगेगी, एक एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब ये भी करा के हटाऊँ, कितना बढ़िया कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, ये कितना आसान से बताया था ये कंसेप्ट। एक फ्रैक्शन दिया और दूसरा निकालने के लिए बोला हो, वो कर दो बस। ये होता है आपका एक्स ऑफ ए सोल्यूट, यानी कि एक्स ऑफ सोल्यूट एक्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सीधा है, कंडीशन बोलती है ये तो। 0.25 आ गया प्लस ऑफ एक्स बी आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया, इसको उठाओ इधर भेजो, एक्स इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू 0.75 आ जाएगा, इसको इधर भेजोगे ना माइनस में, तो एक्स बी आ जाएगा 0.75। अब कैलकुलेशन तो तेज होनी चाहिए यार, मेरा तो मैथ्स भी शुरू से ही एडवांस तरीके का रहा है बिल्कुल। मैथ्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैथ्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, वरना मुझे मैथमेटिक्स का टीचर था, क्या करें केमिस्ट्री पे दिल आ गया ठीक है, केमिस्ट्री पे दिल आ गया तो क्या कर सकते हैं भाई। वैसे शुक्र है हमारा दिल केमिस्ट्री पे आया है ना, बाकियों के दिल तो लड़कियों में बर्बाद है, ठीक है, कम से कम हम एक फोकस तो है। तब तक हमें मैथ पसंद था, लेकिन तब तक हमें ये नहीं मिला था, ठीक है ना। एक बाइनरी सॉल्यूशन दिया गया है, बाइनरी, ठीक है, एक बाइनरी मिक्सचर है आपके पास, मिक्सचर में एक्स एक इज इक्वल टू 0.4 है, तो x2 आपको निकालना है। ये भी ऐसे ही होगा, सेम बाइनरी सॉल्यूशन सेम है, क्या करोगे, x1 प्लस x2 कर दोगे इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे आप रख दोगे 0.4, x2 आपके पास गिवन है, यहाँ पर आ जाएगा 1, इधर भेजोगे इसको तो x2 आ जाएगा 0.96, ठीक है, ये 0.6 आएगा ना, 96 नहीं 0.6 आ जाएगा, ठीक है 0.6 आ जाएगा। सिंपल है यार, मुश्किल कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 ग्राम NaOH जिसका मोलर मास आपको गिवन है 40, देन और 18 ग्राम H2O पानी है, ठीक है, जिसका मास आपको गिवन है, मोलर मास है ये, M का मतलब मोलर मास, कभी मोलैरिटी सोच लो, मोलैरिटी था ना, मोलैरिटी का इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है सर, C2H5, इथेनॉल OH भी लगेगा, का मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, निकालना है। सेम है यार, इसको क्वेश्चन को आप लोग करोगे, ठीक है, हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इसको आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। देखिए यहाँ पर मोलर मास गिवन है, यहाँ पर मास गिवन है, तो सीधा डायरेक्टली कर लेना, ठीक है, WI वाला फॉर्मूला लगा के 4/40 डिवाइडेड बाय 4/40 प्लस ऑफ क्या आएगा, चलो करवा ही देते हैं यार, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं मुझे करने में, अब मज़ा आने लग गया है तो करेंगे ही यार क्वेश्चन पूरे, ठीक है। 1/10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, एलसीएम करोगे ना इसका 1/10, यहाँ पर बनेगा आपके पास 1/10 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा अकेला 1, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई 10 + 1 हो जाएंगे, 11/10 हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 1/11 आ जाएगा, 1/11 का जो फॉर्मूला होगा 91 आ जाएगा, अप्रोक्स यही आंसर आने वाला है, हाँ अप्रोक्स यही आएगा, अरे अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपकी बार, अप्रोक्स नहीं है एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो कितने मुश्किल है क्वेश्चन, केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप बना देते हो, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, बेशर्ते आपने प्रैक्टिस बहुत की हो, मैं तो प्रैक्टिस ही हर बार कहता हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना, सब्जेक्ट कोई मुश्किल नहीं होता, बस टाइम, टाइम का टाइम अलग चीज़ होती है, फिर आप क्या करते हो, जो चीज़ आपको अच्छे से आती है ना, उसके ऊपर आपने टाइम दिया होगा, देखना जो चीज़ आपका होगा आज के टाइम में, उस पर आपने बहुत टाइम दिया होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई स्टडी हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो
जिसमें आप बेस्ट हुए होंगे, क्लास हो कोई भी, ठीक है, चाहे आपका एग्ज़ाम क्लियर करने का हो, कुछ भी आपका आज क्लियर हो, आप अच्छा हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो जिसके ऊपर आपने बहुत टाइम देखना उसके आगे पीछे घूमे होंगे आप, तब जाकर वो आपके पास आई होगी। आगे पीछे घूमे होंगे, मेहनत की होगी आगे पीछे घूमने में, ठीक है, उसको कॉफ़ी चाय पानी इन्हीं सभी में बर्बाद किया होगा ना, इन्हीं सभी में बर्बाद हुए होंगे, ठीक है ना। और कई होंगे तो अकेले होते हैं, घर में पड़े रहते हैं। अकेलापन बहुत अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ, दोस्त वोस्त नहीं होने चाहिए, अच्छी बात है। ये अकेलेपन में इंसान अपने आप को जानने लग जाता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है क्या नहीं है, ठीक है। कभी हम भी कैमरे के आगे शर्माते थे, शर्म आती थी कैमरे के आगे आने से, डर लगता था क्या बोलेंगे लोग। आज डर खत्म है यार, हज़ारों वीडियो डालते हैं डेली, बहुत सी वीडियो डाल दी है मैंने अब तक, बहुत। अभी मेरे 3 चैनल अलग से हैं, एक एनडीए का है, एक ये डीप नॉलेज का है आपका, भाईजान वाला केमिस्ट्री भाईजान का, एक अलग ही अलग अलग है चैनल्स, ठीक है। डेली 3 वीडियो डलती है। पहले शर्म आती थी स्टार्टिंग में, ऐसे थोड़ी ना था भी डाल दी आज लगे क्लास बनाने और पढ़ाया लिखाया और ख़त्म हो गई क्लास, ऐसा थोड़ी ना है। धीरे धीरे टाइम लगता है, जो चीज़ को आपने टाइम दिया है, जो आपकी बेहतर है वो आपके उसके ऊपर टाइम दिया हुआ है, जो ख़राब है उस पर बहुत कम टाइम दिया होगा। ये एक बार सोचना बैठ कर, ये सब्जेक्ट मुझे क्यों नहीं आता, फिर उसका टाइमिंग काउंट करना कि मैं दिन में इसको कितनी बार कितने टाइम तक पढ़ता हूँ, काउंट करना एक बार, ठीक है, काउंट करना कि मैं कितने टाइम तक इस सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, तो आपका बेकार हो जाएगा वो। अगर उस पर टाइम कम है, देखना गारंटी देता हूँ, जो चीज़ आपको नहीं आती अच्छे से, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो वो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल बेकार होगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ज़्यादातर बच्चों का जो होता है इंटरेस्ट नहीं होता मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स अगर आपका कमज़ोर है, आपको नहीं आता, समझ में नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं बनता, तो समझो आप उसका फिर टाइम काउंट करो, आपने 1 महीने का पीछे का टाइम काउंट करो कि आप एक दिन में इसको कितना समय देते थे एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो आपको दिखेगा कि मैथमेटिक्स के ऊपर आपने बाकी सब्जेक्ट्स से कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, उसके ऊपर जो टाइम होगा आपका वो बहुत कम दिया होगा, मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत कम टाइम दिया होगा। और वहीं अगर आपका केमिस्ट्री है तो उस पर भी बहुत कम टाइम दिया होगा। रिजल्ट यही निकलने वाला है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट इसलिए कमज़ोर रह जाता है क्योंकि आप टाइम कम देते हो। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है ना, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दो, देखना आज से 2 महीने 3 महीने बाद आपको वो सब्जेक्ट एकदम अच्छा लगने लगेगा, आप उसके एक्सपर्ट बन चुके रहोगे। ऐसा लगेगा कि उस सब्जेक्ट के बगैर आपको कुछ आएगा ही नहीं, ये लगने लगेगा। तो एक बार टाइम दे के देखो उस चीज़ को, और सफलता को भी टाइम दो यार, कामयाबी को, सक्सेस को, ठीक है ना। सक्सेस भी टाइम आती है, आज नहीं 5 साल बाद सही, टाइम तो आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।